तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडपा हमारे लिंजू का शुक्रिया अदा करते हैं और उससे कहते हैं आप बताओ कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं जो भी तुमने हमारे जियांग क्लैन के लिए किया है। तुम्हारा लिंजू भी उससे डायरेक्टली बात करता है। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी वो चारों सेक्रेट स्वर्ड चाहिए, मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए उधार लेना चाहता हूँ। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम उन्हें उधार ले सकते हो, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें वो क्यों चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे। हमारा लिंजू से कहता है क्या तुम्हें याद है आज से तकरीबन 33 ईयर्स पहले बुद्धा एम्परर ने एक ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर के मुताबिक उसने कहा था कि आसपास के एरिया में जितनी भी लाशें हैं उन सारी की सारी लाशों को 10,000 हॉल में लाया जाए, जबकि उन सभी को ना दफनाया जाए ना उनको जलाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक ऑर्डर ये भी था कि उन सभी की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। 40 साल से कम उम्र के जितने भी लोग मरेंगे उन सभी की डेड बॉडीज को उसके पास लाया जाएगा। लिंजू से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली सीक्रेट की बात भी बताता हूँ कि वो वाला जो डिक्री था वो फेक था। एम्परर ने ऐसा कोई भी ऑर्डर कभी भी जारी किया ही नहीं। बुद्धा एम्परर का मतलब यह है कि बुद्धा कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। इसी वजह से बुद्धा एम्परर इस तरह का ऑर्डर दे ही नहीं सकता। बात तो यह है कि बुद्धा एम्परर बहुत ज्यादा जख्मी है, वो बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह से 33 साल पहले जो ऑर्डर किसी और ने दिया था वहाँ पर डेड बॉडीज को इकट्ठा करवाने के लिए। मैं तुमसे ये चारों सेक्रेट स्वर्ड इसलिए उधार लेना चाहता हूँ क्योंकि इस सब का ताल्लुक भी बुद्धा एम्परर के साथ है। उनका ताल्लुक इस सिचुएशन के साथ है कि बुद्धा एम्परर अब जख्मी है और बुद्धा एम्परर को बचाना जरूरी हो गया है। वक्त एक और डेविल एम्परर है जो कि यहीं पर इसी एरिया में है। बहुत ही जल्दी तुम्हारी साउदर्न राम में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है और जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तबाही भी मचेगी। सभी लोगों को यहाँ पर तैयार होना पड़ेगा और मुझे भी यहाँ पर अपने बॉटम कार्ड्स को तैयार करना पड़ेगा इससे पहले कि हम लोग उस बड़ी तबाही का सामना करें। ग्रैंडपा उसी वक्त उन चारों तलवारों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं हमारी उस मेडिसिन की वजह से मेरा दिल बिल्कुल ठीक हो चुका है, मुझे काफी ज्यादा हौसला मिला है और मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें ये तलवारें देने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि साउदर्न राम में जो बड़ी तबाही मचने वाली है मैं उसको बचाने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और यहाँ पर जो नए चेंजेस आने वाले हैं मैं उन सब का पार्ट भी नहीं बन सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पोती को अपने साथ लेकर जाओ। अगर तुम जियांची को अपने साथ लेकर जाते हो तो उसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसे हमारे जियांग क्लैन का हेड बनना पड़ेगा। वो बहुत ही जल्दी नई पैट्रियार्च बनेगी। लिंजू के पास से वो चारों तलवारें ले लेता है और उन्हें अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपकी पोती को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी तब तक वो यहाँ पर पैट्रियार्च बनने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अच्छा ठीक है अब तुमने वो चारों तलवारें ले ली, अब इसके साथ साथ मुझे तुम्हें पास ऑन करने दो। मैं तुम्हें वो सारी टेक्निक्स दे देता हूँ जिन टेक्निक्स की मदद से तुम यहाँ पर उस बड़ी किलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हो, उस फोर्स वर्ड सेक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाओगे जो तुमने वहाँ पर देखी होगी उस पॉन्ड के पास। अगर तुम्हारे पास चारों स्वर्ड मौजूद हैं लेकिन तुम्हारे पास वो मेथड नहीं है तब भी तुम उस सेक्रेट स्वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेरे पास से वो तरीका नहीं लेते तो हमारा लिंजू से कहता है स्वर्ड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको मुझे वो मेथड बताने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर कोई सेक्रेट स्वर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं करने वाला कि मैं इन चारों स्वर्ड्स को वहाँ पर यूज करने के बाद एक 5 डिस्ट्रक्टिव डिवाइन किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाला हूँ जो कि गॉड किलिंग फॉर्मेशन होने वाली है। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम वाकई में द ग्रेट गॉड किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले हो। ये वाली फॉर्मेशन तो आज से हजारों साल पहले ही खो चुकी है, किसी को भी इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हें वाकई में अभी तक इस फॉर्मेशन का तरीका याद है। लिंजी उठ कर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है मुझे ये वाली टेक्निक बाई चांस मिली थी लेकिन फिलहाल के लिए मुझे किसी और जगह पर जाना है। अभी मैं फिलहाल जाओ क्लैन में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर किसी से मिलने के लिए जाना है, प्लीज मुझे माफ करना, फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए नहीं आ सकता। साथ ही हमारा लिंजी अंदर से सोच रहा होता है इस बुड्ढे को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ इसे ये वाली फॉर्मेशन का टेक्निक बता दूंगा, यानी गॉड किलिंग फॉर्मेशन का मेथड बता दूंगा। उसको सीखने के लिए मैं पूरे 1 लाख साल तक मरता रहा हूँ और फिर जिंदा होता रहा हूँ। लिंजू जब वहाँ से जा रहा था तो उसी वक्त जियांग क्लैन का एक लड़का भागता हुआ आगे बढ़ता है और अपने पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च लड़के ने हमारे पास से सब कुछ छीन लिया, इसने हमारे मरे हुए लोगों के पास से उनकी रिंग्स ली और उनके अंदर जितना भी खजाना था वो सारे का सारा ले लिया और खाली रिंग्स हमें वापस कर दी। को नहीं लगता कि हमें जाकर इस लड़के से पूछना चाहिए कि इसने वो सब कुछ कहाँ रखा है, वो हमें वापस दे। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाते हैं और इसी के साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसके साथ वो लड़का पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वो लिंजू उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी ज्यादा है, उसके पास एक एम्परर बनने की क्वालिफिकेशंस, और तुम्हें लगता है कि मैं उससे सवाल पूछूं, मैं उससे कहूं कि वो रिंग्स में मौजूद चीजें मुझे वापस कर दे, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ रिंग्स थी जो वो अपने आप से यहाँ से ले गया। अगर वो मुझे कहे कि मैं अपने जियांग क्लैन के सभी लोगों को मारकर उसके सामने रख दूं तो मैं तुम सभी लोगों को मारकर उसके सामने भी रख दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि मैं उस बंदे का सामना कर सकूं। मार खाने के बाद वो लड़का उनसे कहता है जी पैट्रियार्च मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया, अब क्या कहना चाहते हैं। सीन में लिंजू का दिखाया जाता है। लिंजू जियाबिंग के पास आता है, लोग यहाँ से सीधे याओ क्लैन में वापस जाने वाले हैं। तो जियाबिंग उसे कहती है मिस्टर लिंजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा की इलनेस को भी याद रखने के लिए, मुझे लगता है कि आप उनका इलाज भी कर सकते हैं। हमारा लिंजू से कहता है मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की बीमारी को इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकता हूँ, मैं भी अपने ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा प्यार करता था इसी वजह से। सुनने के बाद जियाबिंग शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मिस्टर लीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जियांची भी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है तो हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। वो हमारे लिंजू से पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। लिंजू
कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बाकी के दोनों एल्डर्स कहाँ पर हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। तो जियांची उनसे कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। जी कहता है नहीं तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर जियान क्लैन में रहो, तुम्हें यहीं पर फिलहाल के लिए रहना होगा। जियांची चलाकर उसे कहती है लेकिन मास्टर मुझे आपके साथ जाना है, सेंट किंग मैं आपके साथ ही जाऊंगी। जी कहता है मुझे लगता है कि जियान क्लैन में तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे जरूरी काम है। उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है यहाँ पर तुम्हें पैट्रियार्च बनना, और पैट्रियार्च बनने के लिए तुम्हें बहुत सारे जरूरी काम करने पड़ेंगे। हमारे फादर ने यहाँ पर पैट्रियार्च की गद्दी के लिए अपनी जान दे दी थी, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है अपने फादर की उस छोड़ी हुई गद्दी के ऊपर बैठने की, उसके ऊपर बैठो और यहाँ पर राज करो। जियांची उसे कहती है लेकिन फिर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा, मुझसे ये वादा करो कि जब मैं यहाँ पर थ्रोन के ऊपर बैठने लायक हो जाऊंगी, यानी कि जब मैं पैट्रियार्च बन जाऊंगी, तब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। लिंजुई से कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। बाद में लिंजुई जियाबिंग को अपने साथ लेता है और उसके याओ क्लैन की तरफ निकल पड़ता है, जबकि जियांची को ये लोग यहीं पर जियान क्लैन में छोड़ जाते हैं। लोग अपने शिप के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और शिप चलती हुई सीधी याओ क्लैन की तरफ आगे बढ़ती है। जियाबिंग उसे कहती है फिलहाल के लिए तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगी, जहाँ पर भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लिंजुई कहता है ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है। लिंजुई से कहता है कि तुम्हारे याओ क्लैन में ये वाली ट्रिप मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जियाबिंग उसे कहती है तो मास्टर प्लीज मुझे अकेले वहाँ पर जाने दे, अगर मैं वहाँ पर अकेले जाती हूँ तो ये काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, हमारे साथ मत आए। मैंगजी भी वहीं पर आ जाती है और उसे कहती है जियाबिंग तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर इसने कहा कि ये खतरनाक है तो इसका मतलब यह है कि इसने इस खतरे से निमटने के लिए कोई ना कोई प्लान भी बना रखा होगा। लॉन्गलिन और एल्डर लियू भी वहीं पर होते हैं, वो उसे कहते हैं हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है कि सेंट किंग ने पहले से कोई ना कोई प्लान बनाकर रखा हुआ है, इसी वजह से हम लोग उस खतरनाक जगह के ऊपर जा रहे हैं। लिंजुई अपनी रिंग के अंदर से कपड़े निकालता है और उनसे कहता है चलो जल्दी से पहले अपने कपड़े पहन लो और इसके साथ साथ इस बेल्ट को भी अपने पास रखो। कपड़ों और बेल्ट का मतलब यह है कि आज के बाद से हम लोग जियांग क्लैन के मेंबर्स हैं, हम लोग वहाँ पर जियांग क्लैन के एल्डर्स बनकर जाने वाले हैं। सभी लोग अपनी अपनी ड्रेस उठाते हैं और उठाकर अंदर चले जाते हैं ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सकें। लिंजुई भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उस शिप के ऊपर उसे एक बंदा दिखाई देता है, उसे उसका साया महसूस होता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाओगे। ये बंदा लूशु होता है, ये वही डीमन किंग है जिसको उस मिरर ने बनाया है, जो कि एक सैक्रेड आइटम है। तो लूशु उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में यकीन था कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगा? फिर साथ ही वो डेक के ऊपर से गायब होता है, हमारे लिंजुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है मुझे बताओ क्या तुम रेडी हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? लिंजुई से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मुझे मार सको, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। हमारा लिन सोच रहा होता है कि इसका प्रेशर काफी ज्यादा है। लूशु भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और हमारे लिंजुई से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फिलहाल के लिए मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं, बस इंतजार करो, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा, उससे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद हमारा लिंजुई जो पहले वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, वो कहता है लगता है कि ये सब कुछ और भी बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लूशु के वहाँ से गायब होने के बाद मैंगजी भागती वहाँ पर आती है और उसे कहती है हमारे पर दुश्मन ने अटैक किया है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ, हमारे प्रिंस को बचाना होगा, यानी कि सेंट किंग को बचाना होगा। ये सभी लोग भागते हुए हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा लिंजुई भी वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिंजुई वहाँ पर उसके प्रेशर को ब्लॉक तो कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो काफी जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलता है और झटका लगने की वजह से वहाँ पर गिर जाता है। मैंगजी उसे कहती है ये कौन था, यहाँ पर कौन आया था जिसने तुम्हें इस तरह से जख्मी कर दिया? हमारा लिंजुई उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी देर में दोबारा से नॉर्मल हो जाऊंगा। हमारा लिंजुई वहीं पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। साथ ही उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पर किसका सामना किया है। वो उनसे कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ पर एक सैक्रेड मिरर को ढूंढ रहा हूँ, एक डिवाइन आइटम है, उस डिवाइन आइटम उस मिरर ने एक डीमन किंग को दोबारा से जन्म दिया है, तो वही डीमन किंग यहाँ पर आया था। शाइनिंग मिरर ने यहाँ पर जिस डीमन किंग को दोबारा से रिक्रिएट किया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस बार काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस फाइट में। एल्डर लियू की बात सुनने के बाद कहते हैं तो उसने तुम्हें जख्मी कर दिया, इसका मतलब यह है कि हमने जिस सेवन कार्मा डीमन एम्पर को मारा था, कार्मा डीमन एम्पर से ज्यादा पावरफुल है, हम लोग उसको यहाँ पर कैसे हराएंगे? लिंजुई वहीं पर बैठे बैठे अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर लेता है और साथ ही वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। बाकी के सभी लोग भी देखकर काफी हैरान होते हैं कि यहीं पर बैठे बैठे इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। लिंजुई कहती है इस बंदे की फिजिक जितनी ज्यादा बेहतर होती जाती है उतनी ज्यादा ये लेवल अप करता है और उतनी ज्यादा जल्दी इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और जो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। लिंजुई वहीं पर बैठे बैठे दोबारा से मेडिटेट कर रहा था और उसके बाद वो अपनी तरफ देखता और कहता है तो यहाँ पर रीइंकार्नेशन राम के 6 लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मैंने यहाँ पर बैठे बैठे 2 इकट्ठे लेवल अप्स किए हैं, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। लिंजुई जब वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था वो साइड के ऊपर देखता है तो वो सभी लोग वहीं पर खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह मुंह बनाकर क्यों खड़े हो, सारे टाइम तुम क्या करते रहे हो? सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, सारी टाइम तो हम लोग यही देखते रहे हैं कि ये यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट कैसे कर सकता है, तुमने तो हम सभी को बहुत ज्यादा डरा दिया था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सारा टाइम तुम्हारा ध्यान रखते रहे और तुम्हें देखते रहे। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है प्लीज मुझे माफ करना है कि हम लोग याओ क्लैन में पहुंच आए हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग उतरने वाले हैं, तो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर याओ क्लैन के ग्रैंडपा से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिंजुई यहाँ पर मेडिसन क्लैन
कि ग्रैंडपा की बीमारी को भी ठीक कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।